वेलकम टू लर्न विथ मी। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का उपवास चैप्टर। उसके लेखक है पुल देशपांडे। पहले मैं आपको इसका विषय बता देती हूँ। मध्यवर्गीय व्यक्तींचा संकल्प व संकल्पी पूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यपट ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पुल देशपांडे यांनी केलं आहे। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मिडिल क्लास के जो पर्सन होता है वो कोई भी अपना एक डिसीजन ले ले और वो डिसीजन को पाने के लिए उनके दोनों के बीच में कैसे अंतर गिर जाता है और उस संकल्प को और उस गोल को अचीव करने में व्यक्ति का सबके सामने कैसे जोक हो जाता है, इसके बारे में पुल देशपांडे जी ने बताया है। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीस जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाहीती भानगड आहे, उगीच हात लावून अवलक्षण पेललं नाही तर खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। पण मी कोणत्या टीकेला भीक घालणार नव्हतो। 181 पौंड रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। झोप कमी झाली नाही तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावरती धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। घोरत असतं रात्रभर अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब उनके प्राइवेट फास्ट की जो हकीकत है वो पूरे चाली में पता चल जाती है और आते जाते लोग उनका कहने लगते थे कि ये नहीं तो झंझट है, किसमें कुछ भी करते रहता है, ये तो नहीं तो झंझट है। उगीच हाथ लाऊन अवलक्षण मतलब इसका मतलब होता है कि आ बैल मुझे मार, अपने से ही खुद संकट अपने ऊपर ले लेना, मतलब आपणहून संकट ओढून घेणे, इसका मराठी में अर्थ होता है। और बोला गया है कि पहले नहीं तर खासगी झाला, मतलब जब संभाला नहीं गया तब प्राइवेट हो गया। ऐसे उनके ऊपर ना ऐसे उनके कानों पर लोगों के टोंट पड़ने लगे। पर उन्होंने कहा कि मैं ये जो बातें हैं उनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देने वाला। और मेरा जो 181 पाउंड का जो मेरा वज़न हो गया था, उस कार्ड का वो जो कार्ड था 181 पाउंड के वज़न का कार्ड, वो कार्ड मेरे आंखों के सामने दिन रात नाच रहा था और वज़न कम होना चाहिए इसके ख्याल से उनकी तो नींद भी उड़ गई थी। तो उनके लिए एक फ़ायदा भी था कि अगर वज़न कम हो जाता है तो क्या होगा, नींद नहीं आती है तो वज़न भी कम हो जाएगा, तो ये भी फ़ायदा ये इसके लिए उनको उसकी बात का कुछ नहीं लग रहा था। और फिर उनकी धर्मपत्नी का भी उन पर विश्वास नहीं था कि वो पहले जैसे अभी एकदम घोड़े बेचकर सोते नहीं है। तो वो कहती रहती थी कि आप तो घोरते ही तो रहते हो, रात भर क्या करते होते हो, खराटे तो मारते रहते हो, ठीक है। ऐसे उसे उल्टा जवाब देने लगती थी उनकी पत्नी। 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर, अशी भीषण प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्राच्या पुस्तकामध्ये डोकं घालून लागलो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं 2 महीने में अपना 50 किलो पौंड वज़न में कम करके ही दिखाऊंगा। ऐसे उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ले ली और वो डाइट बुक में अपना सिर गड़ाकर बैठ गए। प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसतं कॅलरीज दिसू लागल्या। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनभरीने भेटू लागले। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रोटीन युक्त पदार्थ, ठीक है, उन्हें क्या हो गया, प्रोटीन युक्त पदार्थ जो होते हैं, जो चर्बी मतलब फैट युक्त जो द्रव्य होते हैं, मतलब लिक्विड जो होते हैं पीने ड्रिंक्स जो होते हैं, उनके बदल उनकी भावना, आस्था, भक्ति बढ़ गई और उनके प्लेट में जो कुछ भी पदार्थ आते थे वो उनको न दिखकर उसमें कितनी कैलोरी है वो दिखने लगी थी। तो और एक तो उससे भी बड़ी खुशी की बात थी कि जो वज़न कम करने में जो वज़न को कम करने वाले शास्त्र में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मुझे आकर मिलने लगे थे। डझन भर मतलब होता है डझन वारी, मतलब 12 लोग मुझे आकर मिलने लगे थे। तो इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती त्यांनी मला डाएटचा सल्ला दिला, उदाहरणार्थ सकोजी तिर्लोकेकर। परंतु क्या हो गया कि जो चालुक्य लोग जो थे, जिन्होंने मेरे उपवास का अपमान किया, वैसे भी लोग आकर मुझे क्या करने लगे, डाइट की एडवाइस देने लगे। उदाहरण के तौर पर जो सकोजी तिर्लोस्कर है वही तुला सांगतो। तो सकोजी तिर्लोस्कर क्या कहते थे,
तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड. बटाट्याचं नाव काढू नकोस. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी खी खी. जानोबा रेंगे, या इंसमानाला काय म्हणावे हेच मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. ठीक है, तो यहाँ पर सकोजी तिर्लोस्कर कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ पंत कि तू बटाटा छोड़ दे, बटाटे का तो नाम ही मत ले. ठीक है, तो जो तो उसके ऊपर जानोबा रेंगे जी कहते हैं कि आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो तो इतना ही बताना कि आप चाली में रहते हो, ये मत बताना कि आप बटाटे की चाल में रहते हो, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ जाएगा. तो ऐसे करके वो हंसने लगते हैं. तो लेखक कहते हैं अभी इस इंसान को क्या बताएं, मुझे तो समझ में नहीं आता, हमेशा उल्टा बोलना मतलब क्या होता है. पण सकोजीने त्याला परस्पर जामून टाकले. पर सकोजीने वहाँ के वहाँ उनको उत्तर दे दिया, आन्सर कर दिया. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. तो उन्होंने क्या कहा, सकोजी ने जानोबा रेंगे जी को कहा कि ए इडियट, ये सभी चीज़ों में क्या मजाक करते रहता है. तो वो बोलते हैं सकोजी तिर्लोस्कर कि मैं बताता हूँ पंत, तू बटाटा छोड़ दे. ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि मैं क्या क्या छोड़ दूँ. इसके ऊपर से यादें जब मेरी जो लिस्ट थी वो मेरी तयार हो गई, वो बटाटे से स्टार्ट हुई. बटाटा ठीक आहे पण पंत आधी भात सोडा. एक सल्ला, एक ॲडवाइस ऐसे आ गई कि बटाटा वगैरे तो ठीक आहे, पर आप क्या कर दो, चावल छोड़ दो. भातानं थोडं लठ्ठ व्हायला होतं. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ. तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी. तो वो कहते कि चावल छोड़ दो क्योंकि चावल से थोड़े मोटे हो जाते हैं. पर जो काशीनाथ नाडकर्णी है वो बोलते कि हमारे कोकण में तो सब लोग भात ही खाते हैं, कहाँ पे कोई मोटा हो गया है. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. नेक्स्ट जो काशीनाथ जी कहते हैं कि आप क्या करो कि मेनली आप शक्कर छोड़ दो. मी सांगू का, मीठ सोडा. ठीक है, तो दूसरे कहते हैं कि आप क्या कर दो, नमक छोड़ दो. लोणी तूप सोडा. ठीक है, तो आपको बटर छोड़ दो, तूप छोड़ दो, घी छोड़ दो खाने का. एक आठवडा 10 पौंड वजन वाढला नाही तर वजन घटलं नाही तर नाव बदलेन. ठीक है, तो उन्होंने एक ने आमच्या हेड क्लार्कच्या वाइफचं घटलं. तो यहाँ पर बताया कि आप क्या कर दो, लोनी छोड़ दो, तूप छोड़ दो, तो क्या हो गया आपका 1 हफ्ते में 10 पौंड वज़न कम हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा. तो वो कहता कि हमारी जो हेड क्लार्क की वाइफ थी उसका कम हो गया था. तेल आणि तळलेले पदार्थ सोडा. बाबू काका बोलते कि तेल और तले हुए पदार्थ छोड़ दो. दिवसा झोपणं सोडा. ठीक है, दिन में सोना छोड़ दो. खरे म्हणजे तर पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि आप तो क्या करो, बैठ के जो आप पत्ते खेलते हो वो बंद कर दो क्योंकि बैठने से वजन बढ़ता है. मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करावयाचे ठरवले होते. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले. तो लेखक कहते हैं कि पंत जी कहते हैं कि मैंने तो सब लोग का सुनकर अपने मन की करने की ठानी. ठीक है, मैं सबका सुनूंगा पर अपने मन का ही करूंगा, उसने ऐसे ठानी. और पहला उन्होंने जो उपाय किया वो किया कि उन्होंने अपने जो डाइट प्लान होता है उसमें बदल कर दिया. आहार परिवर्तन मतलब होता है जो डाइट होता है उसमें बदल कर दिए उन्होंने. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरी असतात. म्हणून प्रथम बिनसाखरेचा चहा सुरू केला. पहिल्या दिवशी विशेष फरक वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटामिठावरती उरकायला सक्त ताकीद दिली. मुलांसाठी म्हणून काय थोडंसं गोडधोड करायचं ते कर एवढी सवलत ठेवली. तो उन्होंने फर्स्ट स्टार्ट क्या किया, तो उन्होंने क्या बोला कि शक्कर में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, इसलिए उन्होंने बिना शक्कर के शुगर फ्री चाय लेने के लिए उन्होंने स्टार्ट की. तो पहले दिन में इतना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पता चला और पूरे घर में बता दिया कि हमारे घर पे आज से साखरबंदी है, साखर के लिए लॉकडाउन है, कोई शक्कर नहीं खाएगा. ठीक है, सब जो दिवाली है पूरी दिवाली उस पर आपको तीखा ही खाना है, कुछ मीठा खाना नहीं, तीखा मीठावर उरकायची. ऐसे उनको ऑर्डर दे दी गई
और बच्चों के लिए आपको जो कुछ भी थोड़ा बहुत मीठा बनाना है वो आप बना सकते हो, इतनी सी उन्होंने क्या छूट दे दी. ठीक आहे. पहिल्या दिवसात मला फरक जाणवायला लागला. ठीक आहे. अब वो कहते हैं की पहले दिन में मुझे तो फरक पता चलने लगा. भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज केला. ठीक है. तो ये कहते हैं कि मैंने क्या किया, तो भात पूरी तरह से खाना बंद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पहले चावल और थोड़ा सा ताक भात रख कर बीच में मतलब दोपहर का जो भात हम लोग खाते हैं वो उन्होंने बंद कर दिया, वर्ज कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया. नुसतेच उकडलेली भाजीपाले खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला. आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजून अंदाज आलेला नाही. तो उन्होंने क्या किया कि नुस्ती मतलब सिर्फ उबाली हुई मैं सब्जी खाना, ये तो क्या मुझे जमने वाला नहीं था. ठीक है. तो पर वो भी जब मैंने खाया, ठीक है, वो जब मैंने खाया तब मुझे ऐसे अनुभव आया कि ये जो हर रोज़ की भाजी, जो भाजी मैं खाता हूँ, जो मसाले वसाले डाल के जब मैं सब्ज़ी खाता हूँ, वो वाली सब्ज़ी और वो जो उबली वाली सब्ज़ी है, इन दोनों में क्या ऐसा निरालापन है, तो उसका मैं तो अंदाज़ अभी तक लगा नहीं सका. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. ठीक है. तो वो बोलते हैं कि पहला दिन तो मेरा बहुत ही अच्छे से गया, पर दूसरा दिन मेरा व्रतभंग होने का प्रसंग आ गया. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझे वजन घटण्याची व्रताची वार्ता गेली होती. तो यहाँ पर कचेरी मतलब होता है ऑफिस. ठीक है. तो पहले दिन आधे से ज़्यादा ऑफिस में जो मेरी वज़न घटाने की जो न्यूज़ थी वो पूरी तरह फैल गई. ठीक है. तो परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नागगोंड्याला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली. ठीक है. आणि त्यांनी सारे सेक्शनला पार्टी दिली. अभी यहाँ पे क्या हो गया कि दूसरे दिन पर जो अन्ना नाडकर्णी थे हमारे यहाँ पे, उनको प्रमोशन मिलने की बात आ गई और उन्होंने पूरे सेक्शन को जो थी पार्टी जाहीर कर दी. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. ठीक है. जो कैंटीन के आचार्य जी होते, जो खाना पकाते हैं, शेफ़ लोग, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए थे जैसे मेरे डाइट पे पूरा आक्रमण ही कर दिया था. बरे, न खावे तर अण्णा नागगोंड्याला वाईट वाटणार. बिचारा 6 वर्षांनी FNCG बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. अभी उन्होंने पार्टी दी है, मैं नहीं खाऊंगा तो अन्ना नागगोंडे जी है उनको तो बुरा लगेगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा. बेचारा जो 6 महीने से FNGC बार में ही उस जाले में अटका था, अभी तो कुछ उसको प्रमोशन मिला था और वो वहाँ से बाहर आ गए थे. ठीक है. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेट मिठाई घालून आणली होती. घासागणी घास सहस्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते. तो यहाँ पे पंत जी कह रहे हैं कि जो आचार्य है, शेफ़ है, उन्होंने मिठाई में शक्कर नहीं डाली थी, बल्कि शक्कर में मिठाई डाल के लेके आए थे. और जैसे ही मैं एक एक निवाला खा रहा था तो 1000 से भी ज़्यादा कैलोरीज मेरे पेट के अंदर जा रही थी. सहस्त्र अवधि कैलोरीज मतलब होता है 1000 कैलोरीज. ठीक है. तो 1000 कैलोरीज मेरे पेट में जा रही थी. उसकी वजह से जो मैं खा रहा था वो भी मुझे कुछ अच्छा मीठा नहीं लग रहा था. ठीक है. बटाटे होते म्हणजे आणखीन कॅलरी, बटाटे थे मतलब बहुत और भी अधिक कैलोरीज. चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, त्यामुळे आणखीन कैलोरी, और जो चिवडा है वो जो वनस्पति में से बनाया गया तो और भी उसमें से कैलोरीज. एवढे सगळे हादळून शेवटी भजीशिवाय पार्टी कसली या भिकोबा मुसळ्यांच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नागगोंड्याने स्पेशल भजीची परत ऑर्डर दिली. तो यहाँ पे बोलते हैं कि जब इतनी सारी कैलोरीज में खाया मैंने, फिर भी उसके बाद जो भिकोजी मुसळे हैं उन्होंने कहा कि अगर कांदा भजी नहीं होगी तो उसके सिवाय पार्टी कैसी होगी. तो ये टोन ने जब उन्होंने ऐसे टोन किया तो इस टोन से अन्ना नागगोडे जी को गुस्सा आया और उन्होंने स्पेशल भजी की ऑर्डर फिर से दे दी. शेवटी मला रावेना भजीची 6वी प्लेट उडवल्यावरती मी अत्यंत केवल्याने सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावरती
सर्वांनी मला वेड्यात काढले, ठीक है। और बाद में मुझे रहा नहीं, और जब मैंने 6वीं प्लेट भजी की जब उठाई, तब तब मुझे तब मैंने बहुत ही मासूमियत से बताया कि अभी फ़िलहाल मैं डाइट पर हूँ। ऐसे मैंने सबको जब बताया, सब लोग ने मुझे उल्लू बनाया, ठीक है। सब लोग ने मुझे पागल ठहरा दिया। सब लोग बोलने लगे, अरे पंत, ठीक है, अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसळे म्हणाले, मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढेच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला. तुझी कुंभरास नि कुंभलग्न आहे. नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भिकोबा मुसळे है, वो जो कहते हैं कि अरे पंत, ये खाने का और वज़न का तो कोई संबंध नहीं। देख मैंने क्या किया है, 21 गुलाब जामुन मैंने 21 गुलाब जामुन मैंने पहले ही खा लिए, एवढंच। और इतना ही क्या, मैंने तो पूरे लाइफ में कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया। तेरी रास भी कुंभ है और तेरा लग्न भी कुंभ है, ठीक है। तो तू क्या कर सकता है, अगर तू सिर्फ वायु भी भक्षण करेगा, मतलब सिर्फ एयर भी कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, तेरा वज़न तो बढ़ने वाला है। जैसे तू मोटा है वैसे ही मोटा रहने वाला है। तो ये जो मोटापा है ये क्या हमारे हाथ में है? तो जगदाळे ओरडला। उसके बाद बोलते हैं कि नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला, रनिंग कर रोज, ठीक है। तो जगदाळे बोलते हैं भिकोबा मुसळे को कि नॉनसेंस, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि आप क्या करना, रनिंग करना, ठीक है। पंत को एक सलाह देते की रनिंग कर दो. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा बरं का पंत. माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं दोरीच्या उड्यांनी. कमिलिनी केंकरे म्हणाली. अभी यहाँ पे जो कुमारी कमिलिनी केंकरे है वो कहती है कि आप रनिंग से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप स्किपिंग कर लो, ठीक है। दोरी की जो उड़ी होती है स्किपिंग वो कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपका वज़न कम हो जाएगा. क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी उसका वेट 40 पौंड तक कम हो चुका था स्किपिंग के वजह से. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीच्या उड्या माराव्यात असे ठरलं आणि मी सातव्या बशीमधले भजे उचलले, ठीक है. और फिर लास्ट में सबका डिस्कशन जब हो गया तब ये डिसाइड किया गया कि मैं सुबह रनिंग करूँगा और इवनिंग को मैं स्किपिंग करूँगा. तो ये सब डिसाइड हो गया और मैंने 7th मतलब 7वीं जो भजी की प्लेट है वो मैंने उठा ली खाने के लिए. देखो, ठीक आहे. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीत उत्साह अवर्णीय होता. कारण रोज काही ना काही चमत्कारी पदार्थ माझ्या पानात पड़ायला लागले, ठीक है. जो कुटुंब का जो उत्साह था ना वो मैं बता नहीं सकता था मेरे डाइट का कितना था, ठीक है. अवर्णीय मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इतना उनको उत्साह था. क्योंकि हर रोज़ एक एक चमत्कारी पदार्थ मेरे प्लेट में आके गिरने लगे थे, मुझे खाने के लिए मिल रहे थे. एक के दिवशी नुकती पडवळे उकळून तिने मला खायला घातली और जो पडवळ की सब्जी होती है एक दिन उसने मुझे सिर्फ वो खाने के लिए दे दी. शेवगाच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपाट्ट भाज्या खुराक तिने चालू केला, ठीक है. तो सेवगे की सेंग, पडवळ, भेंडी और जो चवली की शेंग होती है ये सब जो ऐसी स्लिम जो सब्जियां थी उसकी खुराक मुझे चालू हो गई. और गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह बाळसेदार मंडईच्या स्वयंपाकघरातून हाकलपट्टी झाली. तो उन्होंने कहा जो गोभी होती है, कॉलीफ्लावर होती है वो कैसी होती है, एकदम ऐसे हेल्दी होती है. तो ये ऐसे सब हेल्दी जो होती है बच्चों की तरह, एकदम हेल्दी बच्चे कैसे होते हैं, मोटे, ठीक है ना. तो वैसे मोटी मोटी जो सब्जियां थी ना वो मेरे किचन से उनको तो हकल दिया गया और सिर्फ जो स्लिम सब्जियां थी एकदम वो मुझे खाने के लिए मिल रही थी. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. बिना साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही मला. तो यहाँ पे बोलते हैं कि पहले जैसे जो मुझे चाय मिलती थी वैसे भी नहीं रही, ठीक है. तो बिन शक्कर की चाय इतनी कड़वी लगती थी ऐसे मैंने कभी भी सोचा नहीं था. चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही. आता का लागतो तेवढं सांग असे म्हटल्यावरती कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला.
तो चाय तो जब मैंने बिन शक्कर की चाय, हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसने बिन शक्कर का चाय पिया था, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं लगा था। तो वो बोलता है कि मैंने पहले जब बिन शक्कर का चाय पिया तब मुझे इतना कड़वा नहीं लगा, पर अभी क्यों इतना कड़वा लग रहा है। तभी मैंने जब कुटुंब से पूछा, मेरे फॅमिली से जब होता, तो मेरे फॅमिली ने उसका खुलासा किया और बताया, हेच ते म्हटलं ते काय उगीच अहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिना साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी, ठीक है। तो उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि मैंने आपको जो चाय दी थी पहले दिन वो तो बिन शक्कर की नहीं थी, इसके लिए आपको वो कड़वी नहीं लगी, नव्हता। मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून का सांगितलं। अहो, थोडीशी राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि घर पे क्या किया गया था, थोड़ी सी शक्कर तो यहाँ पर उनकी वाइफ कहती है कि थोड़ी सी रह गई थी शक्कर, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक बोला कि थोड़ी थोड़ी से मैं डालती रहूँ। तो वो बोलती कि अभी तो वो कल ही ख़त्म होगी और आपसे आपका बिन शक्कर का चहा मैंने कर दिया है। म्हणजे खल्लास। अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतं आहे माझं वजन, पण सांगितलं का नाहीस मला। तो वो बोलते अब तो फिर खल्लास ही हो गया कि मैंने कितनी सारी कैलोरीज मेरे पेट में गई होगी कि तुमने अभी कैसे मेरे वज़न कम होगा, पर तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। उगीच आरडाओरडा नका करू, वजनच ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू देत वजन, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत माझ्या वजनाशय संकल्पनाला आणखी नवे सुरंग लावे ती उद्गारली, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जब बात की तब उन्होंने बोला कि बहुत ही आवाज़ मत करो, ठीक है, बहुत ही आवाज़ मत करो, ये वज़न ही तो क्या है, उससे क्या ज़्यादा है, होगा धीरे धीरे कम, ठीक है। और किसी ने पूछा तो बोलना कि हम लोग किसका मांग के नहीं खाते, खुद कमाते और फिर खाते हैं, ठीक है, बढ़ेगा वज़न तो बढ़ने दो, ठीक है। तो ऐसे जब बच्चों को वो लड्डू दे रही थी बच्चों को, तो देते ऐसे उनके वज़न के संकल्पना को, मतलब गोल को बड़े बड़े सुरंग लगाकर वो ऐसे उद्गार निकाल रही थी। लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात, इश्य साखरेशिवाय नाही आमच्यात नाही, इश्य साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। तो क्या कहते हैं वो कि लाडू क्यों किए हैं, लड्डू क्यों किए, उसमें तो शक्कर होगी। तो वो कहती है कि हमारे घर में तो किसी ने शक्कर के बिना लड्डू किए नहीं। तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता है खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज माझ्या पोटात गेल्यास। तो इसमें से तात्पर्य निकल के आ गया कि चाय तो बिना शक्कर के था ही, पर लड्डू के रूप में मेरे पेट में कॅलरीज चले गए। दोरीच्या उड्याचा फक्त एकदा प्रयत्न केला आणि पहिली उडी शेवटची ठरली, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरणे अवघड। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या आणि औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली, ती आचार्य बर्वेंच्या गळ्यात, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पहली बार मैंने जब स्किपिंग के लिए ट्राई किया, तो वो जो पहला मैंने स्किपिंग की तो पहले ही मेरी आखिरी रह गई, क्योंकि 8x10 की जो उनकी रूम थी, उस रूम में क्या हो गया, एक ही जो पूरी डोरी घुमाते थे, ठीक है, वो भी घुमाना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो एक जब उन्होंने रस्सी घुमाई, तो वो रस्सी ड्रेसिंग टेबल पर जाके जब तेल की और मेडिसिन्स की जो बॉटल थी, वो बॉटल वो नीचे लेके आ गई। और दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि
अपने दरवाजे पे खड़े रहे, आधे दरवाजे में और आधे अपने बालकनी गैलरी में खड़े रहे। और जब स्किपिंग के लिए जब डोरी उठाई और जो उन्होंने फेंकी तो सीधा आचार्य बर्वे जी के गले में जाके अटक गई। ठीक आहे. त्यांच्या माझ्यावर आधीच राग होता. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब मेरे उपोषण की वो बोलते कि आचार्य बर्वे जी के गले में जब रस्सी पड़ी, ठीक है, पहले तो उनका ही मेरे ऊपर बहुत सारा गुस्सा है। ठीक है. और जब मेरी फास्ट की बात पूरे चाली में फैल गई तो पूरी जो चाली की जो मंडली है वो मुझे आकर तो मिली, पर आचार्य बर्वे जी वो मुझे आकर नहीं मिले, क्योंकि जो उपवास था उनका क्या था, एक प्रिजर्व किया हुआ एक टॉपिक था, वो कभी मुझे मिलने नहीं आए. ठीक आहे. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. ठीक है. तो पहले जो बोला है, ये जो तुमने दुष्टपना किया है मेरे गले में रस्सी डाल के, तो ये तो ठीक हो गया, पर ये आपके जो उम्र है आपकी उम्र है, इस उम्र को आपको धिंगा मस्ती ऐसा शोभा देता है क्या? अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा होता तो फिर आपकी तो कोई खैरियत नहीं रहती. इसलिए तो मैं हूँ इसलिए मैं आपको क्षमा कराऊँ, माफ़ कराऊँ. पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य. अहो, वजन कमी करायला दोऱ्याच्या उड्या मारतोय मी, काही उपयोग होणार नहीं. ठीक है. पर वो क्या कहते हैं, पंत कहते हैं कि मैंने ये तो जानबूझकर तो नहीं किया आचार्य जी. ठीक है. मैं वज़न कम करने के लिए स्किपिंग कर रहा हूँ, रस्सी की उड़ी लगा रहा हूँ. तो उन्होंने क्या कहा, बर्वे जी ने कहा कोई उपयोग नहीं है इसका. तो पंत कहते का, क्यों? ठीक आहे. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. ठीक है. तो बर्वे जी ने कहा, क्या कहा, क्यों मतलब क्या है, जीभ पर तो आपके ज़बान पर तो आपका ताबा नहीं है, थोड़ा सा भी आप में संयम नहीं है, मन की तो एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं है. उसके लिए अगर आपको वज़न कम करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी. आता ह्या उड्या. ठीक आहे. तो पंत कहते, आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा. ठीक है. तो वो कहते हैं ये मैंने जो स्किपिंग करने के लिए अपनी उम्र का अभी ख्याल नहीं रखा, मैंने पूरी लाज शर्म छोड़ के मैं अभी ये स्किपिंग कर रहा हूँ, ये तो आप देख ही रहे हो ना बाबा. तो बर्वे जी कहते हैं ठीक आहे, प्रथम बोलना सोडा. ठीक है. तो बर्वे जी कहते हैं ये सब तो ठीक है, पहले आप बोलना छोड़ दो. बोलणं सोडू अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढंच पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. तो वो कहते कि मैं बोलना छोड़ दूँ. तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल भी बोलना छोड़ दो. खाने के लिए तो आपने मुंह बंद करना. ठीक है. खाने के लिए अपने मुंह का कम उपयोग करना, कम यूज़ करना, आपको तो इतना ही पता है. पर आपको बोलने के लिए भी उसका जब आप उसका बोलने के लिए कम उपयोग करोगे तभी तो आपकी ज़बान पर आपका कंट्रोल रहेगा, ताबा रहेगा. ठीक है, कंट्रोल रहेगा. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा. मी केविलवाने स्वरात ओरडलो, पण मला बोलायलाच पाहिजे बाबा. ठीक है. तो उन्होंने एकदम केविलवाने मतलब हल्के से बोला कि पर मुझे तो बोलना ही पड़ेगा. का, पण एवढा संयम नाही तुमच्यात. मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ती आहे, मौन ही. ठीक आहे. तो उन्होंने उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोन हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचे महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह अडवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही? मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही?
अत्यंत काळणीपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशीच मी गच्च आवळली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि जब बर्वे जी कहते हैं कि आपको तो वज़न कम करना है तो इसके लिए आपको बोलना छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं अगर बोलूँगा नहीं तो बोलना ठीक है, पर उनको तो बोलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो बोलूँगा ही, पर वो बोलते कि आप बोलना क्यों नहीं छोड़ सकते? आपके ऊपर क्या इतना भी संयम नहीं कि आप मौन नहीं रह सकते? और मौन की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। मौन ही शक्ति है। ऐसे वैसे वो मौन पर क्या करने लगे, एक जो रस्सी का टोक है अपने हाथ में पकड़ के, और एक रस्सी का टोक बाबा बर्वे जी के हाथ में, और एक रस्सी का टोक जो था वो पंत जी के हाथ में था, और ऐसे पकड़ के वो 1 घंटे तक मौन का महत्व ही बताते रह गए थे। और इनका वाक्य प्रहा मतलब बोलना, उन्होंने अटका कर उन्होंने कहा कि बाबा मैं तो बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या, ठीक है। तो उन्होंने कहा मतलब बोलने का और खाने का क्या संबंध है? तो वो कहते हैं कि पंजी कहते हैं मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मुझे तो दिन भर बोलना ही पड़ता है। फिर बाबा बर्वे जी कहते हैं कि अभी कैसे आपका वज़न कम होगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे उनकर कटाक्ष एक नज़र डाल के वो चले गए। तो पंत ऐसे सोचते हैं कि वो जो गले में बाबा बर्वे जी की जो दोरी रस्सी गिर गई थी वो मैंने पहले क्यों नहीं मैं तो गले में पड़ी हुई जो दोरी थी वो पहले ही मैंने क्यों छोड़ ली, मैंने उसे टाइट क्यों नहीं किया, टाइट और भी बांध क्यों नहीं दी, ठीक आहे। मग मात्र मी चिडलो। मी निश्चय केला की बस यापुढे उपवास, वजन उतरेपर्यंत उपवास। मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो। बिन साखरेचा, बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील मी चहा पिऊ लागलो। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। केवळ फळावरच मी जगू लागलो। तो यहाँ पर बोला गया है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, और मैंने निश्चय कर दिया कि मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा वज़न कम नहीं होता तब तक मैं उपवास ही करूँगा। मैं एकदम स्लिम डिम होने के मुझे सपने आने लगे कि मैं एकदम पूरा कड़का हो गया, वैसे सपने आने लगे, और मैं भरे हुए प्लेट से उठने लगा। मैं खाता भी नहीं था, सॉरी तो मैं खाता भी नहीं था, और मैं बिन शक्कर का क्या तो बिना दूध के और बिना चाय के भी मैं चाय पीने लगा। साखर पाहिली की मला माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। अब जब मैं शक्कर देखता था तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, और केवल फळावर मी जगू लागलो, और मैं सिर्फ फलों के ऊपर जीने लगा। लिंबूचा रस मला अमृतासारखा वाटू लागला। धोरणासह दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। दोरीच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडईच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबाव्या लागल्या। और वो कहते हैं कि मैं क्या करता था, नींबू का रस जो मैं पीता था वो मुझे अमृत जैसा लगने लगा। धारणोशो दूध होता है, मतलब पहले धार का जो दूध होता है, उसके लिए मैं अंधेरी में जाकर अंधेरी में जो गोठा है, तबेला है, वहाँ जाने लगा, ठीक है। और दौरे की जो स्किपिंग मुझे जो हमारे नीचे मजले में जो रहते थे, फ्लोर में जो रहते थे, उनके दुष्टपन की वजह से और गुस्से की तकरारी की वजह से मुझे वो कंप्लेंट की वजह से छोड़ना पड़ा। 10 उड्या पाय न अडकता मारेपर्यंत मी पोचलो होतो, ठीक है। तो 10 स्किपिंग मैंने जब बिना अटकाव के 10 स्किपिंग मैंने करते तक मैं पहुंच गया था। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला, और जैसे मेरा ऑफिस छूट जाता था मैं गिरगाव के रास्ते से दौड़ के आता था, और केवल पौष्टिक और सात्विक आहार ही मैं खाने लगा था। जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता, और आसपास 10-12 दिन ये क्रम तो मेरा चालू ही था। माझ्यातला फरक मला कळत होता। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याचप्रमाणे मी रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला, पण मी ती इच्छा दाबून धरली। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो।
तो जब बच्चे होते हैं ना कि प्लांट लगाते हैं, एक सीड लगाते हैं, और सीड लगाने के बाद देखते हैं कि प्लांट की जो रूट है वो कितने बड़े हैं, ये कितने बड़े हैं, वो देखने के लिए वो क्या करते थे, सीड के रूट कितने बड़े हो गए, तो वो देखने के लिए वो प्लांट जो होता है वो निकाल के देख लेते हैं कि कितना बढ़ गया है अभी ये, ठीक है। तो उसके जैसे ही उनकी इच्छा होने लगी थी कि मैं भी शाम को क्या करूं, इवनिंग को जाकर मैं हर रोज़ इवनिंग को जाके मैं देखूं कि मेरा वज़न कितना कम हो गया है। पर जो ये इच्छा थी ना वज़न देखने की कि कितना मेरा वज़न कम हो गया, वो उन्होंने कैसे की, वो उधर के उधर उन्होंने दबा के रखी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो बराबर 1 महीने के बाद ही मैं अपना वज़न चेक करूँगा, उसके पहले मैं करूँगा नहीं। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता, और 1 महीने तक भी मेरा जो तूप और घी होता है मेरे पेट में जाने वाला नहीं था, केवळ दूध। दुर्दैवाने रोज गाईचे थोडंसं दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार वर्तन जोरात चालू ठेवला, ठीक है, आहार वर्त जोरात चालू ठेवला। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि पूरा 1 महीना मैंने तो क्या तूप और घी तो खाया नहीं, पर इतना नसीब तो अच्छा नहीं था कि रोज़ रोज़ मुझे क्या मिले, गाय का ताज़ा ताज़ा दूध मिले। इसके लिए उन्होंने क्या, पर उन्होंने अपना जो डाएट प्लान था वो उन्होंने चालू ही रखा। 15 वडा भरात फक्त 2 वेळेचं साखर भात झाला। एकदा सकोजीने चोरून कोळंबी भात चारला आणि खालच्या मजल्याच्या भाऊजी परसरवटांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। एवढे अपवाद वगळला, भाताला स्पर्श नहीं केला, ठीक है। तो 15 वड़ा मतलब होता है 15 दिन में। तो 15 दिन में उन्होंने सिर्फ 2 बार चावल खाए थे। पहला जो सकोजी टेलस्कर ने उनको छुपा के कोलंबी भात उनको खिला दिया था। फिर जो नीचे के फ्लोर वाले भाऊजी परसटवर थे, उन्होंने एक बार नागपुरी वड़ा भात भेजा था, तो उतना उन्होंने खाया था। इतना सब छोड़ के उन्होंने कभी भात को स्पर्श नहीं किया था, टच नहीं किया था। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी झाले, और उसमें मेनली क्या हो गया, जो फैट से भरे हुए पदार्थ होते, द्रव्य होते, वो मेरे शरीर में कम चले गए। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीचा आदर दुमावल्याने माझा सूक्ष्म नजरेत सुटत नव्हते। तो ये सब जो निश्चय देखा जब चाली के लोग, और चाली के लोग उनको क्या उनका आदर करने लगे थे, तो ये सब जो सूक्ष्म निरीक्षण था उनके नज़र से छूट नहीं रहा था, ठीक है। जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनी पंत फरक दिसतो हं अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली। और जो मंडली मेरे उपवास की, मेरे डाइट का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि पंत आप में अभी कोई तो डिफरेंस लग रहा है, ऐसे उन्होंने बताया। जानोबा रेंगेसारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलेच काय हो रेडावलेत असे मान्य करावे लागले। तो जो जानोबा रेंगे जो होते, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया कि आपका भी वज़न कम दिखने लगा है, आप भी थोड़े से अभी कम दिखने, वज़न ऐसे लग रहा है कि आपका वज़न कम हो गया है, ऐसे उन्होंने मान्य किया, ठीक है। मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती, ती एका गोष्टीचे म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची, पण असली तुरळ तारीफ ऐकून मी चळवण्यासारखा नव्हतो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये जो मंडली की जो तारीफ़ हो रही थी मुझे, तो तारीफ़ जब मैं सुन रहा था तो उससे मुझे डर भी लग रहा था कि क्या हो जाएगा कि मैं उस तारीफ़ से बहुत ही ज़्यादा खुश ना हो जाऊँ, ठीक है, उस तारीफ़ से बहुत ही ज़्यादा खुश ना हो जाओ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी तारीफ़ थी वो उसकी वजह से मैं क्या था उसको इतना इतनी तुरंत तारीफ़ों की वजह से, मतलब छोटी मोटी तारीफ़ों की वजह से मैं क्या होने वाला था, सॅटिस्फाय तो नहीं होने वाला था। इतक्या असामान्य मनोगृत आणि जिव्हा नियंत्रणानंतरही कमीत कमी 20 ते 25 पौंडनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती, व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावरती पाय ठेवला आणि आणले टाकून तिकीट काढले। तो फिर इतने असामान्य, ठीक है ना, इतने असामान्य मैंने
के ऊपर निगरानी, मन के ऊपर कंट्रोल रखा, मेरे मन के ऊपर कंट्रोल रखा, मैंने अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखा, तो इतने से तो क्या हो गया होगा, कम से कम मेरा 20 से 25 पॉइंट वज़न मेरा कम हो गया होगा। ऐसे ऐसे मुझे लगने लगा था। ठीक है, तो ऐसे मुझे लगने लगा था, तो इसलिए मैं ऑफिस के सामने जो वज़न का यंत्र है, मशीन है, उसके ऊपर मैंने पैर रख दिया और उसमें कॉइन डाल के मैंने जब टिकट निकाला तो उसमें आया कि तो कॉइन डाला और उसमें से तिकीट निकालिया। महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पौंड दाखवले होते। तो मैंने पहले ही इसी मशीन ने मेरा वज़न 181 पौंड दिखाया था। 1 महिन्याचा उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन। तो 1 महीने से मैंने उपवास किया, तो 1 महीने भर का उपवास और निराहार मतलब कम खाना, ठीक है, ना के बराबर ना खाना, ठीक है। शास्त्रोक्त आहार मतलब जो डाइट प्लान होता है, डाइट आहार होती है और स्किपिंग होती है, इतना सब इतनी सारी साधना करने के बाद आज मैं टिकट के ऊपर वजन करने गया। मिनिटभर माझा विश्वास बसेना। 192 पॉइंट आणि भविष्य होते। आप बहुत समझदार और गंभीर है। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर जन्मात जाणार नाही। छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो वो कहते हैं कि मेरा क्षण भर तो क्या हो गया, अपने आप मुझ पर ही विश्वास मेरा नहीं रहा, ठीक है। उन्होंने जब देखा कार्ड पे तो उन्होंने देखा कि मेरा 192 पॉइंट वजन हो गया है और उसमें भविष्य था कि आप बहुत ही समझदार और गंभीर हो। तो उन्होंने क्या किया, अब तो मैं वज़न और भविष्य इन दोनों की मैंने चिंता करनी छोड़ दी है और जो विशेषतः वो जो और वो जो डाइट है उसके में तो उस रास्ते में जो डाइट का रास्ता है उसके रास्ते में तो मैं ज़िंदगी में कभी अभी जाने नहीं वाला हूँ। और और उन्होंने कहा कि बाबा ये जो डाइट का जो रास्ता है वो तो भले ही कांटों के रास्तों से गुजरना पड़ता है, ठीक है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, तो ये ऐसे कांटों भरी रास्तों से जाना पड़ता है। तो उन्होंने छोड़ दिया कि अब मैं डाइट का ज़िंदगी में कभी भी नाम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये अच्छा चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।